अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि पॉलिटी की करंट अफेयर्स का कितना महत्वपूर्ण योगदान है। संविधान के अनुच्छेद हों, विधायी प्रक्रियाएं हों, न्यायिक फैसले हो, सरकारी नीतियां हों और तमाम जो महत्वपूर्ण आयोग गठित होते रहते हैं समय समय पर, ये सभी न केवल प्रीलिम्स बल्कि मेंस और इंटरव्यू में भी आपकी तैयारी को मजबूत बनाते हैं। इस एपिसोड में आज हम आपको पॉलिटी से जुड़े बीते एक साल के सबसे अहम करंट अफेयर्स को सरल और प्रभावी तरीके से बताने की कोशिश करें। तो स्वागत है आप सभी का अध्याय टीवी के इस ईयर एंडर स्पेशल प्रोग्राम में, यानी पॉलिटी के 2024 के जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनको हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं पहले खबर से, जो कि जुड़ा है भारत के सर्वोच्च न्यायालय से। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के गठन एवं अन्य संबंधित पहलुओं का जिक्र भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से लेकर 147 के बीच किया गया है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी, यानी 26 जनवरी को संविधान अस्तित्व में पूरी तरीके से आया था। 28 को पहली हेयरिंग हुई थी, यानी 28 जनवरी को, और सुप्रीम कोर्ट को संविधान का संरक्षक भी माना जाता है। साल के शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट की 75वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रपति ने इसके लिए नए ध्वज और नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया था, जिसमें अशोक चक्र, सुप्रीम कोर्ट भवन और संविधान की पुस्तक अंकित है। सर्वोच्च न्यायालय ने लोकतंत्र को मजबूत बनाने, मौलिक अधिकारों की रक्षा और न्यायिक समीक्षा के जरिए विधायिका पर संतुलन बनाए रखने में काफ़ी सिग्निफिकेंट भूमिका निभाई है। इसके ऐतिहासिक निर्णय जैसे कि गोलकनाथ मामला हो गया, केशवानंद भारती मामला हो गया, पीआईएल का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना हुआ, इन सब की शुरुआत ने इसे एक प्रगतिशील न्यायपालिका के रूप में स्थापित किया। हालांकि कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसा कि हर जगह होता है स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, यहाँ पे भी है। जैसे लंबित मामलों की जो अधिक संख्या है, पेंडिंग केसेस की, न्यायिक पारदर्शिता की कमी का आरोप लगता रहता है और नियुक्ति प्रक्रिया में भी सुधार की जरूरत एक्सपर्ट सजेस्ट करते रहते हैं। और एक्सपर्ट के सुझाव के तौर पर अखिल भारतीय न्यायिक सेवाओं को शुरू करना, ई कोर्ट्स के कॉन्सेप्ट को लाना, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम यानी एडीआर तंत्र को विकसित करना और पारदर्शी प्रक्रिया से सुधार संभव है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता और विश्वसनीयता बनाए रखना काफी जरूरी है। यहाँ एक और जरूरी बात आपको बता देते हैं कि न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने 11 नवंबर 2024 को भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया था। हमारी दूसरी खबर जुड़ी है बिल्किस बानो केस से। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस बानो के साथ हुए सामूहिक बलात्कार और उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के मामले में 11 दोषियों के दंड परिहार को रद्द कर दिया था। दंड परिहार यानी सजा की अवधि को कम करना बिना सजा की प्रकृति को बदले। फॉर एग्जाम्पल 5 साल की जेल सजा को घटाकर 1 साल किया जा सकता है। संवैधानिक प्रावधानों की बात करें तो राष्ट्रपति और राज्यपाल को सजा माफ करने, कम करने या उन्हें स्थगित करने का अधिकार है। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति और अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल ऐसा कर सकते हैं। क्षमादान की शक्ति है तमाम अलग अलग प्रावधानों में। हालांकि कोर्ट मार्शल के मामलों में केवल राष्ट्रपति क्षमा दे सकते हैं। बिल्किस बानो मामले में यह फैसला न्याय और मानवाधिकारों के प्रति एकदम महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अपनी तीसरी खबर है 1 करोड़ घरों को सोलर ऊर्जा से रोशन करने का जो लक्ष्य है उससे जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री ने सूर्योदय योजना के तहत 1 करोड़ घरों को सोलर रूफटॉप से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। इस योजना से गरीब और मध्यम वर्ग के बिजली बिल कम होंगे और भारत ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा। अभी मौजूदा वक्त में देश में केवल 10 लाख घरों पर सोलर रूफटॉप हैं। जो लेटेस्ट अपडेट है उसके मुताबिक दिसंबर 2023 तक भारत की कुल सौर ऊर्जा क्षमता 73.31 गीगावाट और छत पर सौर ऊर्जा की क्षमता 11.08 गीगावाट है। गुजरात 2.8 गीगावाट के साथ छत पर सौर ऊर्जा में अग्रणी है, जबकि राजस्थान कुल सौर क्षमता में 18.7 गीगावाट के साथ पहले स्थान पर है। 2030 तक भारत ने 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य तय किया है। सूर्योदय योजना इस लक्ष्य की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। लेते हैं अपने चौथे खबर को, जो कि झारखंड सरकार से जुड़ा हुआ है। झारखंड की जो नवगठित सरकार है, इसको फरवरी में विधानसभा में विश्वास मत परीक्षण का सामना करना पड़ा था। ये परीक्षण सरकार के पास विधायकों के बहुमत का समर्थन सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 174 क्लास 2 सब क्लास बी और अनुच्छेद 175 क्लास 2 के तहत राज्यपाल को ये अधिकार है कि वे मुख्यमंत्री को विधानसभा में अपना बहुमत साबित करने के लिए कह सकते हैं। ये प्रक्रिया तब होती है जब सरकार पर बहुमत खोने का संदेह हो।
विश्वास मत परीक्षण ये सुनिश्चित करने का संवैधानिक तरीका है कि सरकार को विधायकों का समर्थन प्राप्त है। झारखंड में ये परीक्षण राज्यपाल के निर्देश पर हुआ था। ये परीक्षण लोकतांत्रिक प्रक्रिया और विधायिका में पारदर्शिता बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण टूल है, कह सकते हैं, कदम है। अगली खबर है राष्ट्रपति के अभिभाषण से जुड़ी हुई। संसद के दोनों सदनों में फरवरी में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया गया था। ये प्रस्ताव सरकार के एजेंडे और दिशा पर चर्चा के बाद पारित किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 86 और 87 के तहत राष्ट्रपति संसद को एड्रेस करते हैं। ये संबोधन, ये एड्रेस हर साल संसद के पहले सत्र की शुरुआत में और नए लोकसभा चुनाव के बाद पहली बैठक में होता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार की प्राथमिकताओं यानी प्रायोरिटीज और योजनाओं का एक ड्राफ्ट होता है, खाका पेश करता है। इसके बाद धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होती है, मोशानाम थैंक्स पर। इसमें सांसद अपने विचार और संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रधानमंत्री चर्चा का जवाब देते हैं, जिससे सरकार की नीतियों और योजनाओं पर पारदर्शिता और संवाद को बढ़ावा मिलता है। अगली खबर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उप मुख्यमंत्री के पद पर टिप्पणी किया था, ये उसी से जुड़ी हुई है। दरअसल सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों में उप मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने यह फैसला दिया कि संविधान में उप मुख्यमंत्री पद का कोई डायरेक्ट उल्लेख नहीं है और ऐसे पद की नियुक्ति से संवैधानिक नुकसान कोई नहीं होता। संविधान के अनुच्छेद 163 यानी 163 और 164 में राज्यपाल की मंत्रिपरिषद के बारे में कहा गया है, लेकिन इसमें उप मुख्यमंत्री का पद स्पष्ट रूप से उल्लेखित नहीं है। हालांकि उप मुख्यमंत्री को कैबिनेट मंत्री के बराबर वेतन और सुविधाएं मिलती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि उप मुख्यमंत्री राज्य सरकार के महत्वपूर्ण मंत्री होते हैं और उन्हें मंत्री पद की तरह ही जिम्मेदारियां निभानी होती हैं। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री को एक निश्चित समय के भीतर विधायक बनना जरूरी होता है। साल 2024 चुनावी बांड के लिहाज से भी काफी अहम रहा। इसको सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था। दरअसल हुआ यूं कि 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। अदालत ने कहा कि ये योजना संविधान के अनुच्छेद 19 क्लास 1 सब क्लास ए के तहत सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है और ये स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांतों के खिलाफ है। कोर्ट ने इनकम टैक्स और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम यानी पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में किए गए संशोधनों को भी रद्द कर दिया, जिनके तहत दानकर्ताओं की पहचान गुप्त रखी जाती थी। चुनावी बॉन्ड योजना के तहत नागरिक और कंपनियां भारतीय स्टेट बैंक से बॉन्ड खरीद सकते थे, जिन्हें वे किसी राजनीतिक दल को दान कर सकते थे। हालांकि कोर्ट ने इसे ट्रांसपेरेंसी की कमी और भ्रष्टाचार के जोखिम के रूप में देखा। इस फैसले के बाद चुनावी अनुदान में पारदर्शिता को लेकर और सख्त नियम लागू किए जाने की उम्मीद है। लोकतंत्र के इतिहास में साल 2024 एक नए चरण का गवाह बना। वो ये था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लिया। जून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण किया, जिसके बाद वो स्वतंत्र भारत के 20वें प्रधानमंत्री बन गए। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए गठबंधन ने 543 में से 293 सीटों पर जीत दर्ज कर सरकार बनाई। शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। ये एक औपचारिक आयोजन होता है जो किसी व्यक्ति के पदभार संभालने को दर्शाता है। भारत में यह समारोह राष्ट्रपति, कैबिनेट मंत्रियों और न्यायाधीशों जैसे महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति के दौरान आयोजित होता है। पद ग्रहण करने वाला व्यक्ति संविधान के प्रति निष्ठावान रहने और अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन करने की शपथ लेता है, कसम खाता है। प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिमंडल के लिए यह शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। भारत के संविधान में शपथ ग्रहण की प्रक्रिया के बारे में स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं, जैसे अनुच्छेद 60 और अनुच्छेद 164 क्लास 3, जिनके तहत पद ग्रहण करने वाले व्यक्ति को गोपनीयता की शपथ भी दिलाई जाती है। अगली खबर जुड़ी है 3 नए आपराधिक कानूनों के लागू होने से। दरअसल 3 नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता 1 जुलाई 2024 से देश में लागू हो गए। इन कानूनों में नए अपराध शामिल किए गए हैं, जैसे मॉब लिंचिंग पर आजीवन कारावास, शादी का झूठा वादा कर धोखा देने पर 10 साल की सजा और ऑनलाइन EFIR की सुविधा वगैरह। CRPC की धारा 154 को BNSS की धारा 173 से बदल दिया गया है। फॉरेंसिक साक्ष्य अनिवार्य कर दिए गए हैं और सुनवाई के लिए समय सीमा तय की गई है कई केसेस में। हालांकि विपक्षी दलों और कुछ विशेषज्ञों ने इन कानूनों पर आपत्ति जताई थी। संविधान के अनुच्छेद 21 और 348 का हवाला देते हुए न्यायिक प्रक्रिया में अस्पष्टता और अभियुक्तों के अधिकारों पर चिंता जरूर व्यक्त की गई थी।
लेते हैं अपने अगले खबर को, जो कि न्याय की देवी से जुड़ा हुआ है। अक्टूबर में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीशों की पुस्तकालय में न्याय की देवी की एक नई प्रतिमा स्थापित की है, जो न्याय की आधुनिक व्याख्या को दर्शाती है। ये प्रतिमा दिल्ली के भित्ति चित्रकार विनोद गोस्वामी द्वारा डिजाइन की गई है। इसमें एक महिला को साड़ी पहने हुए, आंखों पर बिना पट्टी के, जबकि पहले ये पट्टी लगा रहता था, एक हाथ में तराजू और दूसरे हाथ में भारत के संविधान की प्रति पकड़े हुए दर्शाया गया है। मुख्य न्यायाधीश उस समय के जो हुआ करते थे, DY चंद्रचूड़ के मुताबिक आंखों पर पट्टी न होने का अर्थ है कि कानून अंधा नहीं है, ये सभी को समान रूप से देखता है। ये प्रतिमा न्याय में निष्पक्षता और समानता के महत्व को उजागर करती है। ये भारत के कानूनी ढांचे को उपनिवेशवाद की सोच से की परंपरा से मुक्त करने की दिशा में किए जा रहे सुधारों को भी दर्शाती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि सपिंड विवाह से जुड़ा हुआ है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस साल नीतू ग्रोवर बनाम भारत संघ 2024 मामले में हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। ये धारा सपिंड विवाह पर रोक लगाती है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि यह प्रतिबंध समानता के अधिकार, यानी जिसका जिक्र है अनुच्छेद 14 में, इसका उल्लंघन करता है और प्रथा का कोई ठोस प्रमाण नहीं होने के बावजूद इसे लागू किया गया। हालांकि न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता ने सपिंड विवाह की वैधता को साबित करने के लिए पर्याप्त कानूनी आधार नहीं दिया। सपिंड विवाह उन दो लोगों के बीच होता है जो आपस में खून के बहुत करीबी रिश्तेदार होते हैं। दरअसल हिंदू मैरिज एक्ट में ऐसे रिश्तों को सपिंड कहा जाता है। इनको तय करने के लिए एक्ट की धारा 3 में नियम दिए गए हैं। धारा 3 क्लास F सब क्लास 2 के मुताबिक अगर दो लोगों में से एक दूसरे का सीधा पूर्वज हो और वो रिश्ता सपिंड रिश्ते की सीमा के अंदर आए, या फिर दोनों का कोई एक ऐसा पूर्वज हो जो दोनों के लिए सपिंड रिश्ते की सीमा के अंदर आए, तो दो लोगों के ऐसे विवाह को सपिंड विवाह कहा जाएगा। रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जो कि ओडिशा में हिरासत में हुए एक मौत से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC ने ओडिशा सरकार को हिरासत में हुई एक मौत के मामले में नोटिस जारी किया था। ये नोटिस उस घटना से जुड़ा हुआ है जिसमें कथित तौर पर पुलिस हिरासत में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। NHRC ने सवाल उठाया है कि पीड़ित के परिवार को मुआवजा क्यों नहीं दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट पहले ही ये कह चुका है कि पुलिस की 3rd डिग्री कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करती है। पुलिस हिरासत में होने वाली मौतें देश में न्याय और मानवाधिकारों के लिए चिंता का विषय बनी हुई हैं। इन मामलों में त्वरित जांच और जवाबदेही सुनिश्चित करना बेहद ही जरूरी है। NHRC की ये पहल पुलिस सुधार और मानवाधिकारों की रक्षा की दिशा में अहम मानी जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि राजनीतिक दलों में पॉश एक्ट को लागू करने से जुड़ा हुआ है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थल यानी जो ऑफिसेस हैं, वर्क स्टेशन हैं, वहां पर महिलाओं की यौन उत्पीड़न से जुड़े पॉश एक्ट को राजनीतिक दलों पर लागू करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को पहले भारत के चुनाव आयोग से संपर्क करने का निर्देश दिया कि भैया आप पहले इलेक्शन कमीशन के पास जाइए। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने यह निर्देश सुप्रीम कोर्ट की वकील योग माया MG द्वारा दायर जनहित याचिका पर दिया। याचिका में मांग की गई थी कि राजनीतिक दलों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए आंतरिक शिकायत समिति का गठन हो और पॉश एक्ट के प्रावधानों का पालन किया जाना चाहिए। हियरिंग के दौरान बेंच ने कहा कि राजनीतिक दलों से जुड़े मुद्दों पर चुनाव आयोग सक्षम प्राधिकारी वही माना जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर याचिकाकर्ता की शिकायत का समाधान नहीं होता है तो वो न्यायिक मंच का सहारा ले सकती है, लेकिन पहले इलेक्शन कमीशन के पास जाइए। देश में वर्कप्लेस पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकने के लिए साल 2013 में यह कानून बनाया गया था, पॉश एक्ट। इसे पॉश एक्ट यानी प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट कहा जाता है, उसी का शॉर्ट फॉर्म है पॉश। इसकी धारा 3 क्लास 1 में कहा गया है कि कोई भी महिला कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का शिकार नहीं होनी चाहिए। यानी ये एक्ट सिर्फ वर्क प्लेस पर लागू होता है, वो भी जब पीड़ित पक्ष महिला हो। एक और मुद्दा काफी साल भर गरमाया रहा, वो था वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा। जब साल 2014 में NDA गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उसके बाद से लगातार वन नेशन वन इलेक्शन की बातें की जा रही थी। इस बार तो और भी ज्यादा सुर्खियों में रहा। वन नेशन वन इलेक्शन का उद्देश्य पूरे देश में लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभा चुनावों को एक साथ कराना है, जिससे चुनावी खर्च और बार बार होने वाले चुनावों से बचा जा सके। हाल ही में केंद्र सरकार ने इस संबंध में एक विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया इसी दिसंबर में, जिसे संयुक्त संसदीय समिति यानी JPC को समीक्षा के लिए भेजा गया है। इस समिति के अध्यक्ष भाजपा सांसद PP चौधरी हैं और इसमें कुल 39 सदस्य शामिल हैं, जिनमें लोकसभा के 27
और राज्यसभा के 12 सांसद शामिल हैं। इस पहल के समर्थकों का मानना है, यानी वन नेशन वन इलेक्शन के सपोर्टर्स का मानना है कि इससे प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी और विकास कार्यों में बाधाएं कम होंगी। वहीं विपक्षी दलों ने इसे अव्यवहारिक बताते हुए संविधान के मूल ढांचे के विपरीत बताया है। अभी मौजूदा वक्त में यह विधेयक संसदीय समिति के विचाराधीन है, जैसा कि मैंने अभी पहले ही बताया, और इसके पारित होने के लिए व्यापक राजनीतिक सहमति की आवश्यकता होगी। बढ़ते हैं एक और खबर की ओर, जो कि समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द से जुड़ा हुआ है, जिनका उल्लेख संविधान में किया गया है। साल 1976 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 2 महत्वपूर्ण शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। इसके अलावा भी एक और शब्द जोड़ा गया था, उसका जिक्र बाद में। लगभग 75 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने इन शब्दों को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। जजों ने कहा कि भारत ने अपनी एक अलग धर्म निरपेक्षता की परिभाषा विकसित की है, जहां राज्य किसी धर्म का समर्थन नहीं करता और सभी धर्मों को पालन करने का बराबर की आज़ादी देता है। सभी धर्मों से एक प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस रखने की भावना रखता है भारतीय संविधान। समाजवाद का मतलब ही भारत में बदल चुका है। ये अब निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों को मिलाकर सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात करता है। लेकिन यह कहानी सिर्फ आज की नहीं है, बल्कि दशकों पुरानी बहस और संघर्ष की है। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। ये प्रस्ताव हमारे संविधान के दिशा और उद्देश्य तय करने वाला पहला कदम था। हालांकि तब भी समाजवाद और पंथ निरपेक्षता को प्रस्तावना में शामिल करने की मांग उठी। 1976 में जब देश में आपातकाल लागू था, उस समय इंदिरा गांधी सरकार ने 42वें संविधान संशोधन के जरिए प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े थे। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। उम्मीद है कि इस चर्चा ने आपके यूपीएससी की तैयारी में एक नई दिशा दी होगी। पॉलिटी के करंट अफेयर्स को समझना जितना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है इसे नियमित रूप से दोहराना और प्रैक्टिस करना। ईयर एंडर की सीरीज में हम और भी एपिसोड लेकर आएंगे। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।